हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बिगुल ऑफ पीसीएस में। आज हम लोग जो सब्जेक्ट चुना है वह है पॉलिटी का। और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, यानी कि मूल अधिकार जो हमारे संविधान में उल्लिखित है। और ये हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि आपको संविधान के तहत क्या अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक विकास यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। नैतिक विकास में आप लोग ध्यान दे सकते हैं आध्यात्मिक। नैतिक विकास में क्या है? आध्यात्मिक विकास, साथ ही साथ धार्मिक, आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास और धार्मिक विकास। धार्मिक विकास, ठीक है ना। और साथ ही साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी भी इसमें शामिल किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है ना। और इसका संविधान में जब प्रोविज़न किया गया है वह संविधान के तीसरा भाग में इसका उल्लेख किया गया है। कितना भाग में? तीसरा भाग, भाग थ्री में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके तहत जो आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद जो आते हैं वह 12 से लेकर के 35 तक ये आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग ब्रीफ में जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद में हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ मैंने कुछ आपको स्क्रीनशॉट मतलब खींचा हुआ है। ठीक है। इससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 12 में जो अधिकार दिए गए हैं वह कौन से अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 में यह आपको राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है, ठीक है ना। कि आप स्टेट किसे बोलेंगे। जो आपको राज्य के खिलाफ जो आपको अधिकार दिया गया है वो आखिर आपको जानना पड़ेगा ना कि आखिर भाई राज्य कौन है। ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, वो सभी राज्य हैं। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे राज्य, जैसे कि विधायिका, नगर पालिका, पुलिस, ठीक है ना, लोकसभा के जनप्रतिनिधि, लोकसभा के अधिकारी, सब ये सब क्या, ये सब राज्य है। ठीक है ना। जैसे आपका LIC, ठीक है, ONGC, ये सभी आपके राज्य के तहत आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या दिया। यहाँ बात किया गया है कि अगर आपको मूल अधिकार का हनन कोई किसी कानून के तहत किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको जिस मात्रा में आपके मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है उस मात्रा में उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ अल्पीकरण, ठीक है ना, उसी मात्रा में उसको अल्पीकरण कर दिया जाता है। अनुच्छेद 13 के तहत आप लोग बहुत सारे कोर्ट का जजमेंट वगैरह भी सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को देखते हुए उस विधि को रद्द कर दिया, उतना मात्रा में कम कर दिया। जैसे कि जब आधार का मुद्दा आया था, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे मुद्दा आए थे। ठीक है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये 13 के तहत उस कानून को थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 14 से 18 दिया हुआ, हाँ 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समानता। हम लोग सब जानते हैं कि विधि के पास सब बराबर हो जाते हैं हम लोग, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। ठीक है। विधि के समक्ष सभी समान होते हैं। ठीक। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या धर्म या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर मूल वंश के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये आपका अनुच्छेद 15 में उल्लेखित किया गया है। ठीक। तो अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि लोक नियोजन, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जो बहाली चोरी करते रहती है उसमें आपको किसी भी तरह से मतलब जो होता है विभेद ना किया जाए, आपको अवसर दिया जाए, आपको समान अवसर दिया जाए जिस तरह से और सभी लोगों को मिलता है। ठीक है। तो ये आपकी अवसर की समानता, यानी कि आपको अवसर दिया जाएगा, अवसर आपको मिलेगा अनुच्छेद 16 के तहत से। ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया? अस्पृश्यता यानी छुआछूत।
छुआछूत का अंत करने के लिए इसमें बात किया गया है कि आप ऊंची जाति नीची जाति के बीच में जो छुआछूत अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान में स्पेशली फंडामेंटल राइट में इसका प्रोविज़न किया गया है। तो छुआछूत को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 17 का वर्णन किया गया संविधान में। अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया, उपाधियों का अंत है। जैसे पहले हम लोग जानते हैं कि राजा लोग को बहुत सारे उपाधियाँ वगैरह मिलती रहती थी, ठीक है, राय बहादुर, ये सेन वो सेन, ठीक है। तो इस तरह के जो उपाधि थी उसको अंत करने के लिए संविधान में इसका भी उल्लेख किया गया कि नहीं, अब जो हमारे यहाँ जो है सिस्टम कि अब किसी को उपाधियाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, एजुकेशन उपाधियाँ मिलती है, ठीक है, वो हमारे भारत में मान्य है, लेकिन 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 जो राजा लोग को जो उपाधियाँ दी जाती थी पहले के ज़माने में, अब उसे रोक दिया गया है, ठीक। अब करते हैं अनुच्छेद 19 नंबर। क्या दिया इसमें, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि इससे हम लोग बोलते हैं बोलने की आज़ादी। क्या बोलते हैं, बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी मतलब क्या, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन हाँ इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है कि आप देश के विरोध या फिर षड्यंत्र जैसे कि जो भारत के हित में ना हो, इस तरह के अगर आप कुछ वाक्य बोलते हैं तो आपको उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको अनुच्छेद 19 के तहत कुछ भी मतलब बोलने का अधिकार, हाँ बोलने का अधिकार है लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, ठीक। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति है उसको सज़ा हो गया, ठीक ना, और वह जेल में यानी कि जेल पहुंच गया, जेल में वह केस हार भी गया, ठीक ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको अगले यानी कि मान लीजिए अगर आप हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, सुप्रीम कोर्ट जाके जो है ना आप फिर से अपील कीजिए और अपने दोषी को बचा सकते हैं। तो ये आपको अनुच्छेद 20 के तहत ये प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जीवन का अधिकार, बोलते हैं राइट टू लाइफ, ठीक ना। इसमें आपको एक बात और समझ के लीजिए कि राइट टू जो प्राइवेसी है, ठीक, ये अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है, ठीक। और देख लेते हैं, हाँ अनुच्छेद 21 के तहत आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 21A, ये जो अनुच्छेद 21A ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक ना, ये अभिभावकों का काम होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रॉपर तरीके से करवाएं, ठीक ना। ये आपका अनुच्छेद 21 काम में कहा गया, 21A में कहा गया है, ठीक। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 22 और जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आपको संरक्षण मिलेगी, ठीक है। और 23 में क्या बोलता है, 23 में बोलता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण यानी आपका कोई शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपका 2 आर्टिकल आते हैं, 22, 23 और 24। क्या कौन आते हैं, कौन 23 और 24 आपके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिया नहीं गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल जो 23 है, आर्टिकल 23 उसमें दिया गया है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चे लोग से जो है ना काम करवाया जाता है वो तो ठीक है, साथ में साथ उसका दुर्व्यवहार भी किया जाता है और उनका दुर्व्यापार भी किया जाता है, ठीक है। उनको रोकने के लिए अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान किया गया कि आप बच्चे लोग से इस तरह से काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना, उसको बेच ले सकते हैं। तो ये 23 में रोका गया है, ठीक है। 24 में बोला गया कि आप बच्चे लोग से कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जहरीली जहाँ पर जैसे कि पटाखे का कारखाना है, ठीक है, वहाँ आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। चिमनी भट्टा वगैरह हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे जगह जहाँ बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, उस स्थान पे आप उन लोगों से काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 24 में बोला गया है, ठीक। अब देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या बोलता है। अनुच्छेद 25 बोलता है कि अंतःकरण, जैसे कि इसमें आपको धर्म को मानने के लिए बोला गया है, धर्म को मानने के लिए, धर्म के आप मान सकते हैं, ठीक है, उसके विश्वास को आप मानिए, उसको आचरण कीजिए, प्रचार कीजिए। तो ये आपको अनुच्छेद 25 में बोला गया है, ठीक है।
मानने के लिए बोल रहे, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक, उसका आचरण भी कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप किसी भी धर्म को प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट कीजिए। आप मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, आप फ्री हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप उसको उस धर्म को मैनेज कर सकते हैं, ठीक, यानी कि धार्मिक कार्य को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर पैसे की बात किया जा रहा है कि आप उसमें पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है, आप दे सकते हैं, ठीक है, बाध्यता नहीं है। तो ये आपका 27 में बोलता है, ठीक। 28 में क्या बोलता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धर्म शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक, गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर आप धार्मिक कोई भी धर्म को मानने के लिए बच्चे लोग को आने की जो होता है बाध्यता नहीं डाल सकते हैं कि आपको ये धर्म मानना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है और ऐसा आप कर सकते भी नहीं हैं। हाँ, अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 28 नंबर। अब देखते हैं 29 में क्या बोलता है। 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। हाँ, इसमें आपको अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं, जो माइनॉरिटी लोग होते हैं, उनको हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 बोला गया है, ठीक। और 30 में बोला गया शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो भी मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कूल्स कॉलेज जो भी मतलब संस्था बनाई जाती है, उसका प्रशासन करने का अधिकार उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह का उन्हें अधिकार भी दिया गया, तो यह अधिकार है अनुच्छेद 30 में दिया गया है, ठीक। अब देखते हैं अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार बोलता है, ठीक है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इसे अब हटा दिया गया है, इसे हटा दिया गया है और इसे हटा करके अब अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे हटाया कब गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया था, जब जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है ना। और अब देखते हैं अनुच्छेद 32 क्या बोलता है। इसमें दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार, और ये जो उपचार होता है ये कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। ये सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, इसे बोलते हैं रिट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 5 गो अधिकार, ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक परमादेश होता है, एक प्रतिषेध होता है, एक उत्प्रेषण होता है और एक अधिकार परीक्षा होता है, ठीक ना। तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, ठीक है, और अधिकार परीक्षा क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, ठीक है। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि आपको कोर्ट के सामने जो है ना उस बंदे को प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसके खिलाफ कोई भी चार्ज लगाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, परमादेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपको कोई सरकारी अधिकारी को जो काम नहीं कर रहा है उसको आदेश दे सकती है कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3, प्रतिषेध, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी मतलब कोर्ट, ठीक ना, जो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया है, ठीक है ना, यानी कि उसका जो न्याय का जो क्षेत्र था उससे वो बाहर चला गया, तो उसको वो रोक देती है, नहीं आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं तो आप मामले को रोकिए, ठीक है। नंबर 4, उत्प्रेषण, देखती है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसे अपने पास सुप्रीम कोर्ट मंगा सकती है, ठीक है। ये हो गया उत्प्रेषण का, हो गया। लास्ट में जो बचता अधिकार परीक्षा, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो सरकारी पद पर आसीन हो गया है और वो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं था, तो इस मामले में क्या हो सकता है कि सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसे हटा सकती है, वहाँ से उसका उस पद से उसे निरस्त कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी आर्टिकल आपका बच गया है, इसमें नहीं दिया हो ना, आर्टिकल बच गया 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ठीक है। ये आर्टिकल तीनों दिया है। आर्टिकल 35 के तहत जो है ना क्या होता है कि गवर्नमेंट कानून बनाती है। क्या करती है गवर्नमेंट? कानून बनाती है और वह मूल अधिकार में जो
मतलब किसी किसी सेगमेंट को वह क्या कर अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए वह कानून बना सकती है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 35 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 35 में, यानी कि इसमें कानून बना सकती है हमारी संसद। कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। बनाने का प्रावधान 35 में, आर्टिकल 35 में किया गया है। 34 में क्या किया गया है? जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ, जिसे हम बोलते हैं आर्म्स लॉ भी बोलते हैं, मार्शल लॉ लागू होता है, वहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, आप वहाँ पर आप बोलिएगा कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे बोलने दो, तो जहाँ आर्म्स लॉ लागू किया रहता है वहाँ पर जो पुलिस होती है उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। ठीक ना, तो ये सारे अपवाद बोल सकते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट का। ठीक है, और आर्टिकल 33 इसमें जो हमारे पुलिस फोर्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे सरकारी कर्मचारी लोग गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, तो इन लोग के प्रति से काम होता है कि आपका अधिकार को सरकार मतलब स्टे कर सकती है, ठीक है, रोक सकती है, यानी फंडामेंटल जो राइट होता है उसको रोक सकती है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में विद्रोह हो गया है, ठीक है ना, और अब पुलिस क्या बोल रही है कि नहीं मैं अपना फंडामेंटल राइट के तहत मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो नहीं, अगर आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं और आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट फिर उस विद्रोह को फिर कैसे रोकेगी, ठीक है ना। तो ये सब अपवाद के रूप में आप ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 ये सब एक अपवाद हैं, ठीक है ना, और आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम लोग आज का जो सेशन है यहीं पर अब इसे समाप्त करते हैं, ठीक ना, और प्रयास करेंगे कि अगले बार पॉलिटी का ही जिसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, आज हम लोग पढ़ लिए फंडामेंटल राइट है और अगले बार पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि हमें ड्यूटी भी समझना ज़रूरी है। अधिकार तो सब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या होता है ये लोग जानने का प्रयास नहीं करते, तो कर्तव्य भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, ठीक ना।